सुबह के 6 बजे थे। अरावली की पहाड़ियों पर अभी भी धुंध छाई हुई थी, लेकिन श्री शास्त्री के घने केले के बागान के पीछे से एक तीखी, सड़ी हुई गंध आ रही थी, जो किसी छुपी हुई मौत की तरह नाक में चुभ रही थी। खेत की ओर जा रहे 3 किसानों ने पहले सोचा कि यह किसी बकरी का शव होगा, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे, गीली मिट्टी के एक टीले पर उन्हें गहरे भूरे धब्बों वाला एक कपड़ा और इंसानी बालों का एक गुच्छा दिखाई दिया। अचानक चीख पुकार मच गई, जिससे मुर्गे बेसुरे ढंग से बांग देने लगे और पूरा रामगढ़ गांव बागान की ओर दौड़ पड़ा। उस घबराहट में पीले पड़े चेहरे डर से एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि वहां दफन किया गया कोई एक नहीं, बल्कि एक से ज्यादा इंसान थे। उस दिन उस शांत गांव की शांति नर्क में बदल गई। एक ऐसे नरसंहार का काला अध्याय खुल गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रामगढ़ गांव सीकर जिले में शुरू में एक छोटा और शांत गांव था। अरावली की पहाड़ियों से घिरा और निर्मल बनास नदी के किनारे बसा हुआ। यहाँ के निवासी सादा जीवन जीते थे, अपनी आजीविका के लिए मक्के के खेतों, शकरकंद के बागानों और ऊंचे ऊंचे केले के पेड़ों पर निर्भर थे। हर सुबह मंदिर से आती भजन की आवाज मुर्गों की बांग के साथ मिल जाती थी। फिर शाम को पारंपरिक चूल्हों से उठती लकड़ी के धुएं की सुगंध के साथ गांव में फिर से शांति छा जाती थी। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि इस शांति के पीछे एक भयानक रहस्य उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहा था। 15 मई 2019 को सुबह लगभग 5 बजे 3 किसान राम, मोहन और सुरेश अपने खेतों के लिए जल्दी निकल पड़े। हवा में नमी थी और घास अभी भी ओस से भीगी हुई थी। श्री शास्त्री के केले के बागान से गुजरते समय उन्हें एक बहुत ही तीखी और सड़ी हुई गंध आई। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी बकरी या जंगली कुत्ते का शव होगा जो झाड़ियों में मर गया हो, लेकिन जैसे जैसे वे करीब आते गए, गंध और तेज होती गई, जिससे उनकी छाती में जकड़न और सिर में दर्द होने लगा। राम, जो सबसे बहादुर था, ने बागान के कोने में मिट्टी के एक ताजे टीले को हटाया। मिट्टी अभी भी नरम थी, जैसे उसे हाल ही में खोदा गया हो, और वहां गहरे रंग के एक फटे पुराने कपड़े जैसी कोई चीज बाहर झांक रही थी। उसने उस कपड़े को थोड़ा खींचा और वह सन्न रह गया। उस पर गहरे भूरे रंग के धब्बे चिपचिपे थे और मिट्टी के बीच से काले लंबे बालों का एक गुच्छा निकला हुआ था। हे भगवान, वह कांपते हुए बोला। मोहन और सुरेश भी पास आए और तीनों घबराहट में चीखने लगे। उनकी चीखों ने गांव की खामोशी को तोड़ दिया। कुछ ही देर में रामगढ़ के निवासी दौड़ते हुए आ गए। कुछ अभी भी लुंगी पहने हुए थे, तो कुछ महिलाएं अपने बच्चों को गोद में लिए हुए थी। जब उन्होंने देखा कि वहां क्या था, तो सबके चेहरे पीले पड़ गए। मुख्य सड़क के पास एक छोटी सी दुकान की मालकिन श्रीमती लक्ष्मी रोते हुए जमीन पर बैठ गई। यह किसी जानवर का शव नहीं है, यह इंसान है, वह चिल्लाई। डर सूखी घास में आग की तरह तेजी से फैल गया। गांव का शांत माहौल अफरातफरी में बदल गया। बच्चों को घरों में वापस खींच लिया गया। युवा लड़के बांस और टॉर्च लेकर दौड़ पड़े, मानो कोई अदृश्य दुश्मन घात लगाए बैठा हो। गांव के अधिकारियों ने तुरंत सीकर पुलिस स्टेशन को सूचित किया। जल्द ही श्री शास्त्री के बागान के चारों ओर पुलिस की पट्टी लगा दी गई। वह खुद 60 वर्ष से अधिक उम्र का एक दुबला-पतला बूढ़ा आदमी अपने घर के बरामदे में कांपता हुआ बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और वह बार बार कह रहा था, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस केले उगाता हूँ। भगवान की कसम, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन उसकी हैरानी संदेह को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।
यह कैसे हो सकता था कि उसके अपने बागान में इस तरह का मिट्टी का टीला हो और उसे पता न चले? दोपहर होते होते जयपुर पुलिस मुख्यालय से एक विशेष गाड़ी आई। गाड़ी से एक ऊंचे पद के अधिकारी कमिश्नर सूर्य प्रकाश उतरे, जिनका चेहरा सख्त था। उनका शरीर गठीला था, कदम दृढ़ थे और उनकी पैनी नजरें चारों ओर घूम रही थी। उनके बगल में एक युवा अधिकारी इंस्पेक्टर आनंद वर्मा जोश से भरा हुआ दिख रहा था। हालांकि वह इतने बड़े मामले का सामना करने में स्पष्ट रूप से घबराया हुआ था, सूर्य ने केवल एक संक्षिप्त संकेत दिया। खुदाई सावधानी से की जानी चाहिए। डॉक्टर रत्ना शर्मा के नेतृत्व में फोरेंसिक टीम ने छोटे फावड़ों से काम करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मिट्टी हटाई गई। सबने अपनी सांसें रोक लीं। सड़ी हुई गंध और भी तेज हो गई, जो मौत के कोहरे की तरह बागान पर छा गई। कुछ ग्रामीण सहन नहीं कर पाए और खेत के किनारे उल्टी करने लगे। और जब वह मिट्टी का टीला खुला तो पहले इंसान की हड्डियां दिखाई दी। चीखों और रोने की आवाजों से माहौल गूंज उठा। कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए। लेकिन खुदाई वहीं नहीं रुकी। एक के बाद एक अगले शव मिलते गए, 2, 3 और अंत में यह संख्या 13 तक पहुंच गई। 13 इंसानी शरीर, पुरुष और महिलाएं, बेतरतीब ढंग से एक दूसरे के ऊपर दफन किए गए थे। कुछ को तो बस पतली मिट्टी की परत से ढका गया था, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ शवों पर अभी भी फटे पुराने कपड़े थे, फूलों के पैटर्न वाली एक मैली पोशाक, एक पुरुष की पैंट जो जांग से फटी हुई थी। यहाँ तक कि एक कंकाल के पैर में चप्पल भी चिपकी हुई थी। यह दृश्य वहां मौजूद सभी लोगों की याद में बस गया। कमिश्नर सूर्य प्रकाश सन्न खड़े थे। उनका जबड़ा कस गया था। गंभीर आपराधिक मामलों को संभालने के अपने 20 साल के अनुभव ने भी उन्हें इस तरह की भयावहता के प्रति असंवेदनशील नहीं बनाया था। वह जानते थे कि यह कोई साधारण हत्या का मामला नहीं है। यह बार बार किया गया काम है, एक रात का नहीं बल्कि महीनों का, उन्होंने इंस्पेक्टर आनंद से धीरे से कहा। युवा अधिकारी ने अपना थूक निगला, उसकी मुट्ठियां भिंज गईं। यह छोटा सा गांव उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा गहरा जख्म छिपाए हुए था। पंचायत घर में बनाए गए अस्थायी पोस्ट पर ऑटोप्सी के शुरुआती नतीजे तुरंत बताए गए। डॉक्टर रत्ना ने अपने माथे से पसीना पोंछा और फिर कांपती हुई आवाज में कहा, 8 महिलाएं, 5 पुरुष। लगभग सभी महिलाओं के साथ गला घोंटने से पहले यौन हिंसा के संकेत हैं। पुरुषों के शरीर पर गहरे घाव हैं। संभवतः विरोध करने या सबूत मिटाने के लिए उनकी हत्या की गई। कमरा तुरंत शांत हो गया। सरपंच ने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। कुछ महिलाएं सिसक सिसक कर रोने लगी। घटनास्थल से ज्यादा दूर नहीं, मंदिर के चौकीदार श्री धर्म का एक पुराना रेडियो अचानक चर्चा का विषय बन गया। कुछ रातें पहले उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने रेडियो की तरंगों पर एक अजीब आवाज सुनी थी। एक कर्कश पुरुष की आवाज एक महिला की हकलाती हुई आवाज के साथ मिल रही थी, मानो वे आधी रात को किसी मुलाकात की व्यवस्था कर रहे हों। उस समय मैंने सोचा था कि यह सिर्फ सिग्नल में गड़बड़ी है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद यह कोई संयोग नहीं था, उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा। इस कहानी ने रहस्य को और बढ़ा दिया, जिससे सभी को और भी यकीन हो गया कि उनके गांव में एक जोड़ी अपराधी लंबे समय से सक्रिय थे। इस बीच इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ग्रामीणों के सभी बयानों को नोट करने में व्यस्त थे। कुछ गवाहों ने रात में बागान के पास एक अजनबी जोड़े को घूमते हुए देखने का उल्लेख किया। एक बड़े शरीर वाला आदमी, जिसकी आवाज खुरदरी थी, और एक महिला जो लंगड़ा कर चलती थी।
इस जानकारी ने आनंद के दिल की धड़कन तेज कर दी। उसे उन घुमंतू जोड़ों के बारे में अफवाहें याद आईं, जो अक्सर सस्ते लॉज में रुकते थे और फिर बिना किसी निशान के चले जाते थे। सभी पहेलियां धीरे धीरे एक भयानक तस्वीर की ओर इशारा कर रही थी। उस रात रामगढ़ गांव सोया नहीं। कई कोनों में अलाव जलाए गए। पुरुष बांस और मशालों के साथ पहरा दे रहे थे। बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया गया। दरवाजे कसकर बंद कर दिए गए। डर हर परिवार में घुस गया, जिससे केले के पेड़ों के बीच सरसराती हवा भी आत्माओं की फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। कमिश्नर सूर्य ने पोस्ट की खिड़की से उस माहौल को देखा। वह जानते थे कि उस दिन के बाद इस गांव का जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। उस रात रामगढ़ का पंचायत घर एक अस्थायी मुख्यालय में बदल गया। नियॉन लाइटें जैसे तैसे लगाई गई थी। लकड़ी की मेजों पर फाइलों का ढेर लगा हुआ था। रात के कीड़ों की आवाज जयपुर से आए अधिकारियों की गहमागहमी में मिल रही थी। कमिश्नर सूर्य प्रकाश एक लंबी कुर्सी पर बैठे थे। उनका चेहरा भावहीन था। उनके सामने दस्तावेजों से ली गई तस्वीरें फैली हुई थी। 13 शव, अलग अलग भयानक स्थितियों में। इंस्पेक्टर आनंद वर्मा उनके बगल में खड़े थे, अपने सीने में उठ रही युवा भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। यह कोई बेतरतीब हत्या नहीं है, सूर्य ने आखिरकार कहा। उनकी आवाज गहरी और स्थिर थी। अपराधी ने इसे बार बार एक ही पैटर्न से किया है। इसमें योजना है, रणनीति है। इसका मतलब है कि हम एक सीरियल किलर का सामना कर रहे हैं। इन शब्दों ने कमरे में मौजूद सभी को चुप करा दिया। कुछ युवा अधिकारियों ने थूक निगला। कुछ ने तो धीरे धीरे फुसफुसाकर प्रार्थना की। गांव के लोगों के लिए सीरियल किलर शब्द केवल टीवी की कहानियों में होता था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह उनकी अपनी जमीन पर हो सकता है। इंस्पेक्टर आनंद ने आगे कहा, गवाहों की रिपोर्ट से पता चलता है कि संभवतः 2 लोग हैं। एक कर्कश आवाज वाला बड़ा आदमी और एक लंगड़ाने वाली महिला। फोरेंसिक टीम को मिले पैरों के निशान भी इसी संदेह की ओर इशारा करते हैं। उसने केले के बागान में मिट्टी के पैरों के निशान की तस्वीरों वाली एक फाइल खोली। एक बड़े आकार के जूते का प्रिंट और एक लंगड़े पैर से घिसटने के निशान। सबने उस तस्वीर को गंभीर चेहरे से देखा। कमरे के बाहर गांव वाले चिंता में इकट्ठे थे। श्रीमती लक्ष्मी, जो पहली खोज के बाद से सबसे ज्यादा मुखर थी, पुलिस से अपराधी को तुरंत खोजने का आग्रह कर रही थी। अगर नहीं, तो कौन जानता है कल कोई और गायब हो जाए। हम रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। बच्चे शांति से स्कूल नहीं जा सकते। कृपया पुलिस साहब, हमारे गांव को कब्रिस्तान न बनने दे। उनकी आवाज टूट गई और उनके आंसू ने अन्य ग्रामीणों की बेचैनी को और बढ़ा दिया। सूर्य कुछ देर के लिए बाहर आए, उस भीड़ को शांति से देखा और फिर कहा, हम वादा करते हैं, वे जो भी हों, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे। लेकिन कृपया धैर्य रखें, यह 1-2 दिन का मामला नहीं है। इन शब्दों ने उन्हें शांत तो कर दिया, लेकिन हर किसी के दिल में डर अभी भी जकड़ा हुआ था। अगले दिन फोरेंसिक टीम जयपुर के सरकारी अस्पताल में फिर से काम कर रही थी। डॉ. रत्ना शर्मा ने थके हुए लेकिन एकाग्र चेहरे के साथ अस्थायी परिणाम पढ़े। मौत का समय अलग अलग है। कुछ हफ्ते पहले हुई है, कुछ महीनों पहले। इसका मतलब है कि अपराधी ने उस केले के बागान को बार बार ठिकाने लगाने की जगह के रूप में इस्तेमाल किया। रत्ना की आवाज कांप रही थी, लेकिन फिर भी दृढ़ थी। महिलाओं के साथ गला घोंटने से पहले यौन हिंसा हुई। पुरुषों को धारदार हथियार से घाव दिए गए। शायद गवाहों को खत्म करने के लिए वहां मौजूद सभी ने सिर झुका लिया।
कोई भी यह कल्पना नहीं कर सकता था कि अपराधी कितने क्रूर थे। इस बीच अतिरिक्त जानकारी आने लगी। सीकर बाजार में एक छोटे व्यापारी ने दावा किया कि उसने एक अजनबी जोड़े को बड़ी मात्रा में डिब्बाबंद भोजन खरीदते देखा था। आदमी खुरदरा था, कम बोलता था। जब बोलता था तो उसकी आवाज कर्कश थी। महिला लंगड़ा रही थी, बस बाहर इंतजार कर रही थी। उसने कहा। यह बयान श्रीमती लक्ष्मी और पैरों के निशान के सबूतों से मेल खाता था, लेकिन वह जोड़ा मानो गायब हो गया था। कुछ दिनों के बाद इंस्पेक्टर आनंद और उनकी टीम ने तेजी से काम किया। उन्होंने जयपुर शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर हर सस्ते लॉज, किराए के मकान और चाय की दुकानों की तलाशी ली। सड़क के किनारे एक पुरानी लोहे की दुकान में मालिक ने कसम खाकर कहा कि उसने उन्हीं विशेषताओं वाले एक जोड़े को एक बड़ा गंडासा बेचा था। जब उसे पीड़ितों के शवों पर लगे घावों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वह तुरंत पीला पड़ गया और सिर हिलाया। हे भगवान, यह बिल्कुल उसी गंडासे के निशान जैसा है जो मैंने बेचा था। इस बयान ने इस विश्वास को और पुख्ता कर दिया कि यह रहस्यमयी जोड़ा ही अपराधी था। लेकिन खोज इतनी आसान नहीं थी। वह जोड़ा हमेशा एक कदम आगे लगता था। वे जल्दी जल्दी रहने की जगह बदलते थे, कभी भी एक जगह पर 2 रात से ज्यादा नहीं रुकते थे। इस्तेमाल किए गए नाम भी हमेशा अलग होते थे। कभी वे खुद को घूम घूम कर सामान बेचने वाले पति पत्नी बताते, तो कभी बाहरी इलाके से आए खेतिहर मजदूर। इन सभी झूठों ने टीम के लिए उनका पता लगाना मुश्किल बना दिया। इस दबाव के बीच एक ऐसी कड़ी सामने आई जिसने जांच को हिलाकर रख दिया। सीकर में श्री गुप्ता नाम के एक व्यक्ति की एक अवैध साहूकार की दुकान में कुछ पुराने गहने मिले। जब ये गहने उन परिवारों को दिखाए गए जो अपने लापता रिश्तेदारों की तलाश में आए थे, तो उन्होंने इसे पीड़ितों में से एक की संपत्ति के रूप में पहचान लिया। श्री गुप्ता ने बहाना बनाया कि उन्हें इसकी उत्पत्ति के बारे में नहीं पता था, लेकिन उनकी गोलमोल बातें संदेह पैदा कर रही थी। अफवाहें थीं कि वह अक्सर बड़े मुनाफे के बदले में संदिग्ध लोगों से सामान लेता था। सूर्य ने उस पर कड़ी निगरानी का आदेश दिया। संदेह पैदा हुआ, क्या श्री गुप्ता केवल एक बिचौलिया था या उसका हत्यारे जोड़े से भी कोई संबंध था? इस बीच अपने घर पर आनंद वर्मा एक व्यक्तिगत दुविधा का सामना कर रहे थे। उनकी मां, एक बूढ़ी विधवा जिन्हें हृदय रोग था, अक्सर बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर ने उन्हें अक्सर घर जाकर उनसे मिलने की सलाह दी, लेकिन यह जांच उनका लगभग पूरा समय ले रही थी। चुपचाप आनंद अक्सर दोषी महसूस करता था। वह जानता था कि उसकी मां इंतजार कर रही है, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह जरा भी चुका, तो शायद अगला शिकार कोई और होगा। तुम पुलिस वाले हो या बेटे? उसकी मां ने एक संक्षिप्त फोन कॉल में पूछा। ये शब्द उसके दिल में चुभ गए। वह केवल धीरे से जवाब दे सका, मैं दोनों बनने की कोशिश कर रहा हूं, मां। अगली रात सीकर में भारी बारिश हुई। गड़गड़ाहट की आवाज ने गांव को और भी भयावह बना दिया। उस तूफान के बीच एक अजीब घटना घटी। मंदिर के चौकीदार श्री धर्म ने अपने पुराने रेडियो से फिर से आवाज सुनी। इस बार यह ज्यादा स्पष्ट थी। एक कर्कश पुरुष की आवाज कह रही थी, कल रात बनास नदी के पुल के पास। फिर एक महिला की धीमी, टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। श्री धर्म कांपते हुए पुलिस को सूचना देने के लिए दौड़े। कमिश्नर सूर्य ने सावधानी से विचार किया। क्या यह केवल सिग्नल में गड़बड़ी थी या वास्तव में अपराधियों की बातचीत थी? निर्णय लिया गया। खुफिया टीम को कल रात बनास नदी के आसपास पहरा देना था। और सचमुच निर्धारित रात को
एक गुप्त टीम के सदस्यों ने दूर से पुल के नीचे से दो आकृतियों की परछाई देखी। भारी बारिश ने दृश्य को अस्पष्ट कर दिया, लेकिन विशेषताएं स्पष्ट थीं। एक चौड़े कदमों वाला लंबा आदमी और पीछे पीछे चलती एक लंगड़ाती हुई महिला। दुर्भाग्य से दूरी बहुत ज्यादा थी और फिसलन भरी जमीन ने पीछा करना विफल कर दिया। वह परछाई जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। लेकिन इस घटना ने एक बात पक्की कर दी। वह जोड़ा अभी भी सीकर के आसपास था, अभी भी आजाद था और शायद अगले शिकार की तलाश में था। गांव और भी ज्यादा आतंक में डूब गया। हर रात कुत्तों के असामान्य भौंकने की आवाज सुनाई देती थी। लोग अजनबियों पर शक करने लगे। यहाँ तक कि जो ग्रामीण शाम को अकेले चलते थे, वे भी देर से घर लौटने से हिचकने लगे। कमिश्नर सूर्य ने उस स्थिति को भारी मन से देखा। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वे फिर से मार डालेंगे, उन्होंने आनंद से कहा। युवा अधिकारी की आंखें दृढ़ संकल्प से चमक उठीं। हम 14वां शिकार नहीं होने देंगे, कमिश्नर। लेकिन वह नहीं जानता था कि भाग्य एक और भी भयानक आश्चर्य की तैयारी कर रहा था। बनास नदी के पुल पर असफल निगरानी के बाद के दिनों में जयपुर पुलिस की पूरी जांच टीम दिनरात काम कर रही थी। कमिश्नर सूर्य प्रकाश अब घर कम ही जाते थे। उनका चेहरा और दुबला हो गया था, जबकि इंस्पेक्टर आनंद वर्मा लगभग सोए नहीं थे। वे जानते थे कि वह जोड़ा रुकेगा नहीं। अगर वे वास्तव में सीरियल किलर थे, तो समय केवल एक टिक टिक करता बम था। एक नया शिकार होगा। और यह चिंता सच हो गई। 1 जुलाई 2019 को, जब जयपुर के आसमान में सुबह की पहली किरणें फूटी ही थीं, एक चौंकाने वाली खबर आई। एक मछुआरे को बनास नदी के किनारे एक युवती का शव मिला, जो गांव की सीमा से ज्यादा दूर नहीं था। पीड़िता का शरीर आधा नग्न था, चोट के निशान से भरा हुआ था और उसके गले पर गला घोंटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। फटे पुराने कपड़े झाड़ियों में पड़े थे और सबसे भयानक बात यह थी कि एक लाल दुपट्टा अभी भी उसकी कलाई पर लिपटा हुआ था। डॉ. रत्ना शर्मा ने तुरंत जांच की। परिणाम रोंगटे खड़े कर देने वाले थे। तरीका पिछले पीड़ितों जैसा ही है। यौन हिंसा और फिर गला घोंटकर हत्या, इसमें कोई संदेह नहीं था। यह उन्हीं अपराधियों का काम था। जांचकर्ता एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। 14वां शिकार अब उनकी आंखों के सामने था। पीड़िता की पहचान निशा के रूप में हुई, जो एक फेरी वाली थी और सीकर बस स्टैंड के आसपास शीतल पेय और नाश्ता बेचती थी। पड़ोसियों ने बताया कि वह मिलनसार थी। आखिरी ग्राहक की तलाश में अक्सर देर रात घर लौटती थी। उसे जानने वाले लोग उसके घर पर फूट फूट कर रो रहे थे। वह तो बस अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। उसे क्यों शिकार बनाया गया, उसकी माँ विलाप कर रही थी। उसके शरीर पर मिला लाल दुपट्टा तुरंत निशा के दुपट्टे के रूप में पहचान लिया गया। वह हमेशा उसे पहनती थी क्योंकि उसमें नीलगिरी के तेल की खुशबू आती थी। कहती थी कि इससे उसे चक्कर नहीं आते। जांच टीम के लिए वह कपड़ा सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सुराग था। वह विशेष गंध पीड़िता की अंतिम यात्रा के निशान को निर्धारित करने में मदद कर सकती थी। कमिश्नर सूर्य अपराध स्थल पर खड़े थे। उनका जबड़ा कस गया था। वे हमें चुनौती दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम जानें कि वे अभी भी यहाँ हैं, अभी भी आजाद हैं, अभी भी खून के प्यासे हैं। उनकी आवाज ठंडी थी, जिससे पूरी टीम चुप हो गई। इंस्पेक्टर आनंद ने अपनी मुट्ठी भींच ली। वह जिस मानसिक दबाव को महसूस कर रहा था, वह और भी भारी हो गया था। उसे घर पर अपनी बीमार माँ का चेहरा याद आया। और अब निशा का चेहरा, जो उसकी हमउम्र थी, ने उसके दिल में
और भी आग लगा दी। चुपचाप उसने कसम खाई कि जब तक वह जोड़ा पकड़ा नहीं जाता, वह रुकेगा नहीं। जांच एक नई दिशा में आगे बढ़ी। एक गवाह के बयान के अनुसार शव मिलने से एक रात पहले एक चाय समोसे वाले ने एक अजीब जोड़े को अपनी दुकान पर आते देखा था। एक लंबा, गठीले शरीर वाला आदमी कर्कश आवाज में संक्षिप्त बात करता था। एक लंगड़ाती हुई महिला केवल दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने एक बड़ा रसोई का चाकू खरीदा। जब उसे निशा के शरीर पर लगे घावों की तस्वीरें दिखाई गईं, तो वह तुरंत पीला पड़ गया और बोला, यह बिल्कुल उसी चाकू का निशान है जो मैंने बेचा था। दूसरी ओर श्री गुप्ता, अवैध साहूकार की दुकान के मालिक की जांच ने रहस्य को और बढ़ा दिया। निशा का शव मिलने के कुछ दिनों बाद पुलिस ने चुपके से उसके गोदाम की तलाशी ली। पुराने सामानों के बीच उन्हें एक चांदी की अंगूठी मिली जिस पर लाल भूरे रंग के धब्बे थे। प्रयोगशाला में परीक्षण के बाद यह साबित हो गया कि वह धब्बा इंसानी खून था और केले के बागान के पीड़ितों में से एक के डीएनए से मेल खाता था। इसका मतलब था कि श्री गुप्ता वास्तव में हत्या के सबूत के सीधे संपर्क में था, लेकिन पूछताछ के दौरान वह इनकार करता रहा। मैं तो बस एक व्यापारी हूँ। मुझे नहीं पता कि वह सामान कहाँ से आया, उसने घबराकर कहा। हालांकि उसे दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, सूर्य ने आदेश दिया कि उसकी दुकान पर रात दिन कड़ी निगरानी रखी जाए। गांव में डर का माहौल छा गया। माता पिता ने सूर्यास्त के बाद बच्चों को घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। महिलाएं अब बगल की दुकान तक भी अकेले जाने की हिम्मत नहीं करती थी। पंचायत घर में पहरेदार मशालों और घंटियों के साथ पहरा दे रहे थे। हर टूटी हुई टहनी की आवाज से सब लोग सतर्क होकर मुड़ जाते थे। ग्रामीणों के लिए उन दो भूतों की परछाई, एक बड़े शरीर वाला आदमी और एक लंगड़ाती महिला, एक खौफ बन गई थी। वे सिर्फ इंसान नहीं थे, बल्कि खून के प्यासे शैतान के अवतार थे। इस दबाव में इंस्पेक्टर आनंद लगभग अपना संतुलन खो बैठा। उसकी मां को दिल का दौरा पड़ने के कारण फिर से अस्पताल में भर्ती कराया गया। ऑपरेशन से एक रात पहले उसने फोन पर बात की, आनंद, अगर तुम्हारा समय बुरे लोगों का पीछा करने में ही खत्म हो जाता है, तो अपनी मां के लिए समय कब निकालोगे? मां की आवाज धीमी थी। आनंद की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वह केवल इतना ही कह सका, मुझे माफ कर दो, मां। अगर वे नहीं पकड़े गए, तो और भी कई माएं रोएंगी। ये शब्द एक कोड़े के साथ साथ एक बोझ भी बन गए, जिसने उसे और भी जिद्दी बना दिया। कुछ दिनों बाद एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। जब रामगढ़ में भारी बारिश हुई, तो पहाड़ी से आई बाढ़ कीचड़ को गांव के पास एक छोटी नदी में ले आई। अगली सुबह एक बच्चे को पत्थरों के बीच फंसी एक अजीब चीज मिली, खुरदरी नक्काशी वाले निशान के साथ एक लकड़ी का हैंडल। पुलिस आई और उसे तुरंत उठा लिया। जांच के बाद यह पता चला कि यह एक गंडासे का हैंडल था और उस पर छूटा एक धुंधला फिंगरप्रिंट उस अज्ञात फिंगरप्रिंट से मेल खाता था जो पहले केले के बागान के पास भोजन की प्लास्टिक की थैली पर मिला था। इस सबूत ने इस विश्वास को और मजबूत किया कि अपराधी वास्तव में सीकर के आसपास छिपा हुआ था, गुफाओं या खाली घरों को एक अस्थायी ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। कमिश्नर सूर्य ने टीम को पोस्ट पर इकट्ठा किया। उनका चेहरा सख्त था, उनकी आंखें सभी अधीनस्थों पर घूम रही थी। ध्यान से सुनो, हम दो लोगों का सामना कर रहे हैं। एक आदमी जिसका नाम रुद्र है और एक महिला जिसका नाम सीता है। हमारे पास उनका कोई स्थायी पता नहीं है, लेकिन उनका पैटर्न स्पष्ट है, चोरी करो, मारो, जगह बदलो। वे खतरनाक हैं, चालाक हैं और किसी को भी मारने में संकोच नहीं करेंगे। आज रात से
हम एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करेंगे। कोई और शिकार नहीं होना चाहिए। ये शब्द कमरे में गूंज उठे, जिससे सभी जांचकर्ताओं ने अपनी कमर सीधी कर ली। उनका संकल्प और भी प्रज्वलित हो गया। लेकिन बिल्ली और चूहे के खेल की तरह वह जोड़ा फिर से बच निकला। एक बाइक टैक्सी वाले की जानकारी के अनुसार वे एक बार जयपुर शहर की ओर गए थे और फिर भीड़ में गायब हो गए। पुलिस ने उनका सुराग खो दिया। निराशा ने टीम को घेर लिया, खासकर आनंद को। उसने तो एक बार पोस्ट की दीवार पर अपनी मुट्ठी से इतना जोर से मारा कि खून बहने लगा। वे हमेशा तेज होते हैं। हम कब तक पीछे रहेंगे? वह चिल्लाया। कमिश्नर सूर्य पास आए और शांति से उसके कंधे पर थपथपाया। याद रखो आनंद, वे भूत नहीं हैं। वे इंसान हैं, और इंसान हमेशा कोई न कोई सुराग छोड़ जाते हैं। इस बीच दूसरी तरफ आतंक रुका नहीं था। कुछ दिनों बाद जयपुर टर्मिनल पर एक ट्रक ड्राइवर ने दावा किया कि उसने उन्हीं विशेषताओं वाले एक जोड़े को सस्ते गहने बेचते देखा था। महिला लंगड़ा रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है, उसने कहा। वह सामान बाद में पुलिस ने जब्त कर लिया और यह साबित हुआ कि वह 14वीं पीड़िता निशा का था। इस तथ्य ने जांच टीम का खून खौला दिया। वह जोड़ा न केवल हत्या कर रहा था, बल्कि खुलेआम सुराग छोड़कर अधिकारियों का मजाक भी उड़ा रहा था। अंत में सूर्य ने ऑपरेशन का विस्तार करने का फैसला किया। जयपुर सीकर मुख्य मार्ग पर नाकेबंदी कर दी गई। गुप्त टीमें टर्मिनल, स्टेशन और रात के बाजारों में तैनात की गईं। उस जोड़े के बारे में रिपोर्टें आती रहीं। हालांकि अक्सर देर हो जाती थी। निराशा बढ़ती गई, लेकिन साथ ही संकल्प और भी मजबूत होता गया। सब जानते थे कि यह अब सिर्फ एक खोज नहीं थी। यह खून के प्यासे अपराधियों और समाज की रक्षा के लिए जी-जान से जुटे अधिकारियों के बीच जान की बाजी थी। और इस सारी गहमागहमी के पीछे एक भयानक सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वह जोड़ा अभी भी आजाद था, अभी भी भीड़ के बीच छिपा हुआ था, अभी भी अगले शिकार को निशाना बना रहा था। रामगढ़ गांव अब अंतहीन आतंक में जी रहा था। सब जानते थे कि अगर वे जल्द ही नहीं पकड़े गए तो 15वां शिकार होगा, और शायद और भी बहुत कुछ। जयपुर पुलिस द्वारा शुरू किया गया बड़ा ऑपरेशन निशा का शव मिलने के बाद तीसरे सप्ताह में प्रवेश कर गया। हर रात जयपुर जाने वाली मुख्य सड़कों पर कड़ी सुरक्षा थी। हथियारों से लैस अधिकारी जांच चौकियों पर खड़े थे, एक-एक कर वाहनों की जांच कर रहे थे। लेकिन रुद्र और सीता की जोड़ी अभी भी बच निकल रही थी। धुएं की तरह वे एक जगह दिखाई देते और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो जाते। रामगढ़ पोस्ट पर माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। कमिश्नर सूर्य प्रकाश एक बड़े नक्शे के सामने सिर झुकाए बैठे थे, जो लाल क्रॉस के निशानों से भरा था। हम हमेशा देर से पहुंचते हैं। उन्हें पता होता है कि कब निकलना है। या तो कोई उन्हें खबर दे रहा है या वे वास्तव में बहुत अनुभवी हैं, उन्होंने बड़बड़ाया। इंस्पेक्टर आनंद वर्मा बगल में खड़े थे, उनकी आंखें नींद की कमी से लाल थी। कमिश्नर, अगर सच में कोई उन्हें जानकारी दे रहा है, तो इसका मतलब है कि वे अकेले काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटा नेटवर्क है जो उनकी रक्षा कर रहा है। उन्हें फिर से श्री गुप्ता, अवैध साहूकार की दुकान के मालिक की याद आई। मुझे यकीन है कि वह आदमी जितना कबूल कर रहा है, उससे कहीं ज्यादा जानता है। सूर्य ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हम उस पर नजर रखेंगे, लेकिन जल्दबाजी मत करो। हमें अकाट्य सबूत चाहिए। उस रात जांच टीम ने एक जाल बिछाने का फैसला किया। सीकर में एक रिक्शा चालक की रिपोर्ट के आधार पर रुद्र और सीता जैसी विशेषताओं वाला एक जोड़ा अक्सर बड़ी मात्रा में डिब्बाबंद भोजन खरीदता था। फिर वे पश्चिम की ओर
गुफाओं से भरे इलाके की ओर गायब हो जाते थे। आनंद ने एक योजना बनाई। गांव के बाहरी इलाके में एक किराने की दुकान को चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस नए माल के साथ मालिक के वेश में होगी। उन्हें उम्मीद थी कि वह जोड़ा फिर से आएगा। इंतजार की पहली रात लंबी महसूस हुई। रात की हवा बांस के पर्दे से टकरा रही थी, जबकि आनंद और दो अन्य सदस्य लकड़ी के रैक के पीछे छिपी हुई पिस्तौल पकड़े बैठे थे। हर गुजरती मोटरबाइक की आवाज से दिल की धड़कन तेज हो जाती थी। लेकिन सुबह तक उनके आने का कोई संकेत नहीं मिला। दूसरी रात एक पुरानी मोटरबाइक दुकान के सामने रुकी। दो आकृतियां उतरी। एक लंबा आदमी, फटी हुई जैकेट पहने, और एक लंगड़ाती महिला, जिसने एक मैला दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। आनंद ने अपनी सांस रोक ली। वे ही हैं। वह आदमी चौड़े कदमों से अंदर आया, कर्कश आवाज में संक्षिप्त रूप से बोला, सार्डिन के डिब्बे, बहुत सारे। जबकि महिला दरवाजे पर खड़ी थी, उसकी जंगली आंखें चारों ओर देख रही थी। आनंद ने इशारा किया, लेकिन जैसे ही दो अन्य सदस्य हिले, महिला अचानक जोर से चिल्लाई, रुद्र, पुलिस! बिजली की तेजी से उस आदमी ने रैक से एक कांच की बोतल पकड़ी और उसे मिट्टी के तेल के लैंप की ओर फेंक दिया। आग तुरंत भड़क उठी, जिससे कमरा आग की लपटों में घिर गया। अफरातफरी मच गई। रुद्र ने मेज को लात मारकर गिरा दिया और सीता को बाहर घसीट लिया। वे मोटरबाइक पर कूदे और अंधेरी सड़क पर भाग गए। आनंद ने पीछा किया, लेकिन धुएं और आग ने उसकी दृष्टि को धुंधला कर दिया। हवा में चेतावनी के तौर पर गोलियां चलाई गईं, लेकिन वह जोड़ा एक संकरी गली में गायब हो गया। छद्म दुकान आंशिक रूप से जल गई और पहला ऑपरेशन विफल माना गया। आनंद सड़क के किनारे बैठ गया। कांच के टुकड़ों से उसके हाथ से खून बह रहा था। वे हमेशा जानते हैं, जैसे भूत हों, उसने निराशा से फुसफुसाया। कुछ दिनों बाद एक और रिपोर्ट आई। गुफाओं के आसपास एक बकरी चराने वाले ने दो संदिग्ध लोगों को एक बड़े बैग के साथ एक बड़ी चट्टान की दरार में घुसते देखा। कमिश्नर सूर्य ने तुरंत एक जांच टीम को स्थान पर भेजा। तलाशी रात में की गई। गुफा अंधेरी और नम थी, केवल टॉर्च की रोशनी से रोशन थी। एक हल्की सी बदबू आ रही थी, जो गीली मिट्टी की गंध के साथ मिली हुई थी। गुफा के एक कोने में उन्हें कुछ ऐसा मिला जिससे रोंगटे खड़े हो गए। एक मैली चटाई, कुछ खाली भोजन के डिब्बे और चट्टान पर चिपका हुआ सूखा खून। डॉ रत्ना, जो अपराध स्थल पर साथ आई थी, ने एक सांस ली। उन्होंने इस गुफा को एक अस्थायी ठिकाना बनाया था। उन्होंने चटाई के नीचे मिला एक जंग लगा रसोई का चाकू उठाया। और यह वह हथियार हो सकता है जिसका इस्तेमाल पीड़ितों पर किया गया था। दुर्भाग्य से वह जोड़ा टीम के पहुंचने से पहले फिर से भागने में सफल रहा। पीछे छूटे जूतों के निशानों से यह स्पष्ट था कि उन्होंने कुछ घंटे पहले ही गुफा छोड़ी थी। सूर्य ने उस निशान को अपने जबड़े को भींचते हुए देखा। वे यही हैं, हमारे आसपास, और वे जानते हैं कि हम उनका शिकार कर रहे हैं। इस बीच जनता और भी बेचैन हो गई। स्थानीय मीडिया ने बड़ी सुर्खियां लिखनी शुरू कर दी। रामगढ़ के हत्यारे अभी भी फरार हैं। पत्रकार आने लगे। टीवी कैमरे गांव के हर कोने को दिखा रहे थे। लोग बाजार में फुसफुसा रहे थे। कुछ ने पुलिस को धीमा होने के लिए दोषी ठहराया। एक साक्षात्कार में पीड़िता निशा की मां फूट फूट कर रोई। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं बस चाहती हूँ कि वे पकड़े जाएं ताकि मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिले। ये शब्द हर किसी के दिल में चुभ गए, खासकर आनंद के। कमिश्नर सूर्य को रिपोर्ट देने के लिए जयपुर बुलाया गया।
कुछ वरिष्ठ अधिकारी अधीर होने लगे थे। तुमने महीनों बर्बाद कर दिए। नतीजा क्या है? अपराधी अभी भी आजाद हैं, एक वरिष्ठ ने डांटा। लेकिन सूर्य दृढ़ रहे। हमारे पास सुराग हैं, हम उन्हें पकड़ लेंगे। लेकिन यह एक सीरियल किलिंग है, इसे जल्दबाजी में हल नहीं किया जा सकता। अगर एक भी गलत कदम उठाया गया तो शिकार और बढ़ेंगे। इस दबाव के बीच श्री गुप्ता पर संदेह और मजबूत हो गया। एक गुप्त मुखबिर ने बताया कि उसे कई बार एक बड़े शरीर वाले आदमी से बात करते देखा गया था, जो रुद्र की तरह ही फटी हुई जैकेट पहने हुए था। शक था कि वह उस जोड़े को जानकारी देता था, जैसे कि पुलिस कब छापा मार रही है या वे कहां पहरा दे रहे हैं। आनंद ने गुप्ता को गिरफ्तार करने का आग्रह किया। अगर सच में वही खबर दे रहा है तो वही कारण है कि वे हमेशा एक कदम आगे रहते हैं, उसने भावना से भरकर कहा। सूर्य ने सिर हिलाया। ठोस सबूत के बिना हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आनंद, कभी कभी बड़ी मछली पकड़ने के लिए बड़ा चारा डालना पड़ता है। आनंद ने अपने दांत पीसे। अपने दिल में उसने कसम खाई कि अगर गुप्ता वास्तव में शामिल था तो वह खुद उसे कटघरे में लाएगा। दुकान के जाल के विफल होने के कुछ हफ्तों बाद जयपुर शहर से एक नई रिपोर्ट आई। एक लॉज के मालिक ने बताया कि उन्हीं विशेषताओं वाला एक अजनबी जोड़ा 2 रात रुका और फिर जल्दबाजी में चला गया। वे कमरे को अस्तव्यस्त छोड़ गए, जिसमें बिस्तर पर खून के छोटे धब्बे थे। जब टीम पहुंची तो जोड़ा जा चुका था। लेकिन जिस बात ने सभी का दम घोंट दिया वह एक अतिरिक्त रिपोर्ट थी। उस लॉज में एक युवा धोबिन उस रात से लापता थी जब जोड़ा गया था। उसका सामान अभी भी वहीं था, लेकिन वह खुद बिना किसी निशान के गायब हो गई थी। आनंद स्तब्ध रह गया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने एक नया शिकार ले लिया है, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने लगभग फाइल गिरा दी थी। कमिश्नर सूर्य ने उसे तीखी नजर से देखा। खुद पर नियंत्रण रखो, आनंद। हम उनका पीछा करेंगे, भले ही हमें इस शहर के हर कोने को खंगालना पड़े। उस रात पोस्ट पर आनंद पीड़ितों की तस्वीरें देखते हुए अकेला बैठा था। उसका मन विचारों से भरा था, गुस्सा और निराशा का मिश्रण। उसे फोन पर अपनी माँ की आवाज याद आई, निशा का चेहरा याद आया और अपने परिवार को न्याय दिलाने का वादा याद आया। उसने धीरे धीरे खुद से फुसफुसाया, मैं 15वां शिकार नहीं होने दूंगा। भगवान की कसम, नहीं होने दूंगा। लेकिन बाहर जयपुर की सड़कों के अंधेरे में रुद्र और सीता की जोड़ी अभी भी घूम रही थी। वे एक ऐसी परछाई की तरह थे जिसे छुआ नहीं जा सकता था, हर कदम पर खून के निशान छोड़ते हुए। और पुलिस जानती थी कि यह शिकार अभी सबसे खतरनाक चरण में प्रवेश कर रहा था। रुद्र और सीता का पीछा एक नए चरण में प्रवेश कर चुका था। दुकान पर जाल की विफलता और लॉज की धोबिन के लापता होने के बाद पुलिस पर दबाव और भी बढ़ गया। राष्ट्रीय मीडिया ने विशेष कवरेज शुरू कर दी। टीवी स्क्रीन पर पीड़ितों के चेहरे दिखाए और बड़ी सुर्खियां लगाईं। जयपुर में 2 छाया हत्यारे अभी भी आजाद हैं। हर शब्द अधिकारियों के लिए एक कोड़ा बन गया, मानो पूरा देश उन्हें देख रहा हो। कमिश्नर सूर्य प्रकाश को एहसास हुआ कि नागरिकों का धैर्य अब जवाब दे रहा है। गांव ने खुद को बंद कर लिया था। लोग अजनबी मेहमानों को स्वीकार करने से डरते थे। बच्चे अब अकेले चलने की हिम्मत नहीं करते थे, यहाँ तक कि दिन के उजाले में भी। सूर्य ने पूरी टीम को इकट्ठा किया और दृढ़ता से कहा, आज रात से हम सिर्फ इंतजार नहीं करेंगे, हम आगे बढ़कर उन्हें बाहर निकालेंगे। हम उनका पीछा करेंगे चाहे वे कहीं भी जाए। उनकी नज़र अपने अधीनस्थों के चेहरों पर घूमी, जो थके होने के बावजूद दृढ़ संकल्प से सिर हिला रहे थे। पहली जानकारी जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड से आई।
एक खाने के पैकेट बेचने वाले ने दावा किया कि उसने उन्हीं विशेषताओं वाले एक जोड़े को वहां खाना खरीदते देखा था। आदमी ने खुरदरी, कर्कश आवाज में बात की और फिर गंदे, लाल धब्बों वाले नोटों से भुगतान किया। लंगड़ाती महिला बस कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें हमेशा चारों ओर देख रही थी। इस रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि की गई। निगरानी कैमरे की फुटेज से वर्णन के अनुसार 2 आकृतियां दिखाई दी। यह सूर्य के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करने के लिए पर्याप्त था। अगली रात सिंधी कैंप बस स्टैंड पर दर्जनों सादे कपड़ों में अधिकारी तैनात थे। आनंद वर्मा भी एक रात की बस के ड्राइवर के वेश में घुल मिल गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वह हर गुजरते यात्री को ध्यान से देख रहा था। घंटे धीरे धीरे बीतते गए। आधी रात के करीब अंधेरे से 2 आकृतियां निकली। आनंद ने तुरंत उस लंगड़ाती चाल को पहचान लिया। वे आ गए, उसने संचार उपकरण के माध्यम से फुसफुसाया। वह जोड़ा तेजी से टर्मिनल के कोने में एक छोटी सी दुकान की ओर चला। रुद्र ने एक बड़ा बैग उठाया हुआ था। सीता पीछे लंगड़ा रही थी। जैसे ही वे दुकान में घुसने वाले थे, छिपी हुई टुकड़ी ने हरकत शुरू कर दी। लेकिन अचानक रुद्र रुक गया। उसकी आंखें चारों ओर घूमी जैसे कुछ महसूस हो रहा हो। आश्चर्यजनक गति से उसने बैग के अंदर से एक बड़ा चाकू निकाला और उसे भीड़ की ओर तान दिया। लोग चिल्लाने लगे। टर्मिनल तुरंत अव्यवस्थित हो गया। आनंद बाहर कूद गया। पिस्तौल तनी हुई थी। पुलिस, हथियार डाल दो, वह चिल्लाया। लेकिन रुद्र आगे बढ़ा, एक बस का इंतजार कर रहे एक युवक को पकड़ा और चाकू उसकी गर्दन पर रख दिया। पीछे हटो वरना यह लड़का मरेगा। उसकी आवाज कर्कश और कंपाने वाली थी। घबराए हुए नागरिक भागने लगे। कुछ फिसल कर गिर गए। स्थिति अचानक एक बंधक संकट में बदल गई। कमिश्नर सूर्य, जो दूर से निगरानी कर रहे थे, ने तुरंत निर्देश दिए। अधिकारियों को धीरे धीरे घेरने के लिए कहा गया। जल्दबाजी मत करो। लेकिन रुद्र जैसे ऐसी गंभीर परिस्थितियों का आदी था। उसने बंधक को बाहर निकलने के दरवाजे की ओर खींचा, जबकि सीता चिल्लाकर लोगों को हटने के लिए कह रही थी। उसका चेहरा पीला था लेकिन उसकी आंखें तीखी थी, मानो वह अपने द्वारा पैदा किए गए डर का आनंद ले रही हो। आनंद कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। रुद्र, मेरी बात सुनो। तुम हमेशा के लिए नहीं भाग सकते। उस लड़के को छोड़ दो। हम शांति से बात करते हैं। उसके शब्द शांत थे, भले ही उसका दिल लगभग बाहर निकलने वाला था। रुद्र कड़वाहट से हंसा। बात करें? तुम्हारे हमें जिंदा दफनाने के बाद? नहीं, मैं यहां से निकलूंगा या मैं उसे अभी मार दूंगा। चाकू बंधक की गर्दन की त्वचा में और गहरा धंस गया। खून रिसने लगा। उस पल सिंधी कैंप बस स्टैंड खामोश हो गया। सभी की आंखें उस तनावपूर्ण दृश्य पर टिकी थी। सूर्य ने छत पर तैयार स्नाइपर को एक हल्का संकेत दिया, लेकिन रुद्र की स्थिति बंधक के बहुत करीब थी। गोली चलाने से दोनों की मौत का खतरा था। आनंद ने यह महसूस किया। उसने एक साहसिक कदम उठाया। एक तेज हरकत के साथ उसने अपने पास रखा बस ड्राइवर का हेलमेट रुद्र के सिर की ओर फेंका। एक पल के लिए रुद्र का ध्यान भटक गया। स्नाइपर ने तुरंत रुद्र के हाथ की ओर गोली चलाई। चाकू छूट गया। बंधक जमीन पर धकेल दिया गया। कोलाहल मच गया। रुद्र दर्द से दहाड़ा, लेकिन फिर भी सीता को लेकर भागा। पुलिस ने पीछा किया, गोलियों की आवाज गूंज रही थी। वे टर्मिनल के आसपास की संकरी गलियों से भागे, बाड़ पर कूदे
और एक अंधेरी छोटी सड़क में गायब हो गए। अधिकारियों को केवल ताजे खून के धब्बे और पीछे छूटा एक बैग मिला। उसके अंदर फटे पुराने कपड़े, कुछ भोजन के डिब्बे और एक युवा की धुंधली तस्वीर थी जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी। डॉ. रत्ना, जिन्होंने बाद में उस तस्वीर की जांच की, ने अनुमान लगाया कि यह शायद उनका अगला शिकार था जिसे वे पहले ही निशाना बना चुके थे। इस घेराबंदी की विफलता ने जनता को फिर से हिलाकर रख दिया। मीडिया ने और भी खतरनाक, टर्मिनल पर घिरे, हत्यारा जोड़ा फिर से भागा शीर्षक के साथ रिपोर्ट किया। आलोचना की लहर पुलिस पर आ पड़ी। सोशल मीडिया पर नाराज नागरिकों ने अधिकारियों पर अयोग्यता का आरोप लगाया। आनंद वर्मा को बहुत धक्का लगा। बंधक को बचाने में सफल होने के बावजूद वह अपराधी को पकड़ न पाने के लिए खुद को दोषी महसूस कर रहा था। वह पोस्ट के कोने में बैठा अपने अभी भी कांपते हाथों को देख रहा था। वे हमेशा बच निकलते हैं, कमिश्नर। क्या हम उन्हें पकड़ने के लिए वाकई काफी होशियार नहीं हैं? सूर्य ने धीरे से उसके कंधे पर थपथपाया। वे सिर्फ इंसान हैं, आनंद। देरसबेर वे एक घातक गलती करेंगे और उस समय हम वहां होंगे। अगली रातों में ऑपरेशन का विस्तार किया गया। बगरू, चोमू और यहां तक कि हरियाणा की सीमा तक की सड़कों पर निगरानी रखी गई। गुप्त टीमें स्टेशन, रात के बाजारों और किराए के मकानों में तैनात की गईं। इस बीच बैग की जांच से एक नई खोज सामने आई। नीचे सीकर के लिए एक बस टिकट का फटा हुआ टुकड़ा मिला। सूर्य ने निष्कर्ष निकाला कि वह जोड़ा अभी भी सीकर को अपने छिपने के ठिकाने के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। इसका मतलब था कि शिकार फिर से रामगढ़ के आसपास के गांवों पर केंद्रित हो गया। जब सब लोग थकने लगे थे और लगभग निराश हो चुके थे, एक बच्चे से एक चौंकाने वाली खबर आई जो जंगल के किनारे खेल रहा था। उसे निशा के दुपट्टे जैसा ही एक लाल दुपट्टा मिला जो एक नीची टहनी पर अटका हुआ था और उसमें नीलगिरी के तेल की वही खुशबू आ रही थी। उस नए सुराग ने जांचकर्ताओं का खून खौला दिया। कमिश्नर सूर्य ने आनंद को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा। वे उसी जगह वापस आ गए हैं। इस बार हमें असफल नहीं होना चाहिए। रामगढ़ के आसपास का जंगल एक बार फिर अधिकारियों से भर गया। नीलगिरी के तेल की महक वाले लाल दुपट्टे के मिलने के बाद सभी को यकीन हो गया था कि रुद्र और सीता की जोड़ी उस इलाके में लौट आई है। कमिश्नर सूर्य प्रकाश गांव की सड़क के किनारे खड़े थे। उनकी आंखें केले के पेड़ों और झाड़ियों की घनी हरियाली को देख रही थी, जो शाम की हवा में हिल रही थी। वे यहाँ वापस आ गए हैं। यह जगह उनका घोंसला है, उन्होंने धीरे धीरे लेकिन विश्वास के साथ कहा। तलाशी टीम को कई छोटे समूहों में विभाजित किया गया था। इंस्पेक्टर आनंद वर्मा एक दस्ते का नेतृत्व कर रहे थे, जो छोटी गुफाओं के रास्ते की तलाशी ले रहा था, जबकि अन्य दस्ते गांव से बाहर जाने वाले रास्तों पर पहरा दे रहे थे। ग्रामीणों को घरों में रहने के लिए कहा गया था। दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी गई थी। उस रात रामगढ़ एक भूतिया शहर जैसा लग रहा था। केवल झींगुरों की आवाज और दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। एक संकरी गुफा के अंदर आनंद ने घुटन भरी हवा को अपने फेफड़ों में महसूस किया। उसके हाथ में टॉर्च गीली पत्थर की दीवारों को रोशन कर रही थी। ताजे कीचड़ के निशान साफ दिखाई दे रहे थे, जो इस बात का संकेत थे कि कोई हाल ही में उस रास्ते से गुजरा था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने दो अन्य सदस्यों को सतर्क रहने का इशारा किया। जैसे जैसे वे अंदर गए, उन्हें खाली भोजन के डिब्बे और सिगरेट के जले हुए टुकड़े मिले, जिनसे अभी भी धुएं की गंध आ रही थी। वे अभी अभी यहीं थे, आनंद ने फुसफुसाया। इस बीच
दूसरे दस्ते ने भी इसी तरह की खोज की रिपोर्ट दी, एक फटा हुआ कपड़ा और हाल ही में फेंका गया बचा हुआ भोजन। सभी सबूत इस सच्चाई की ओर इशारा कर रहे थे कि रुद्र और सीता गुफाओं के आसपास छिपे हुए थे। लेकिन हमेशा की तरह वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हमेशा एक कदम आगे। तनाव तब और बढ़ गया जब एक ग्रामीण ने बताया कि उसने सुबह के समय एक लंगड़ाती महिला को खेत के किनारे चलते देखा था, जिसके साथ एक लंबा, गठीले शरीर वाला आदमी था। इस रिपोर्ट की तुरंत पुष्टि की गई। आनंद और उसका दस्ता तुरंत उस स्थान पर भागे। धान के पौधों के बीच उन्हें घिसटने वाले पैरों के निशान मिले, जो स्पष्ट रूप से सीता के थे। वह निशान एक पुरानी, छोड़ी हुई झोपड़ी की ओर जा रहा था। वह जर्जर झोपड़ी जंगल के किनारे खड़ी थी। उसकी आधी छत ढह चुकी थी। उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। बाहर से यह शांत लग रही थी, लेकिन आनंद ने एक अजीब सी हवा महसूस की। उसने धीरे धीरे घेरने का संकेत दिया। जब लकड़ी का दरवाजा धकेला गया, तो एक बदबू तुरंत फैल गई। अंदर उन्हें एक पुराना गद्दा, बिखरे हुए कपड़े और एक काला प्लास्टिक का बैग मिला जिसमें महिलाओं के गहने थे। डॉ. रत्ना, जो बाद में आई, ने पुष्टि की कि कुछ गहने पहले लापता हुए पीड़ितों के थे। आनंद ने अपनी मुट्ठी भींच ली। हम उन्हें लगभग पकड़ ही चुके थे, उसने भावना से भरकर कहा। लेकिन सूर्य शांत रहे। जल्दबाजी मत करो। वे चालाक हैं। अगर हम इस झोपड़ी की अभी तलाशी लेते हैं, तो शायद उनके पास बाहर निकलने का कोई और रास्ता होगा। और सचमुच, और भी सावधानी से तलाशी लेने के बाद टीम को झोपड़ी के फर्श में एक छोटा सा छेद मिला जो एक भूमिगत सुरंग की ओर जाता था। कीचड़ भरे पैरों के निशान स्पष्ट रूप से नीचे की गुफा की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे। पीछा उस भूमिगत सुरंग में जारी रहा। अंधेरा, संकरा और घुटन भरी हवा ने सांस लेना मुश्किल कर दिया। पानी की बूंदों की आवाज पत्थर की दीवारों से गूंज रही थी। अचानक दूर से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। आनंद ने अपनी गति तेज कर दी। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। रुद्र, सीता, तुम अब नहीं बचोगे, वह चिल्लाया। उसकी आवाज गूंज उठी, लेकिन केवल आवाज की प्रतिध्वनि ही वापस आई, जैसे अंधेरे में एक मजाक। जब टीम सुरंग के अंत तक पहुंची, तो उन्होंने एक बंद रास्ता पाया। केवल एक ठोस पत्थर की दीवार थी, लेकिन फर्श पर ताजे खून के धब्बे थे, जो यह दर्शाता था कि कोई हाल ही में घायल हुआ था। आनंद ने निराशा में दीवार पर मुक्का मारा। वे यहीं थे। वे अभी अभी यहीं थे। सूर्य ने सावधानी से दीवार की जांच की। कुछ मिनटों के बाद उन्हें एक छोटी सी दरार मिली जो वास्तव में जंगल से बाहर निकलने के एक गुप्त रास्ते की ओर जाती थी। रुद्र और सीता एक बार फिर भागने में सफल रहे। उस विफलता ने पोस्ट का माहौल और भी निराशाजनक बना दिया। गांव के लोग फिर से डरने लगे। कुछ तो बाहरी इलाकों में रिश्तेदारों के घर चले गए। मीडिया ने तीखे लहजे में रिपोर्ट किया, शिकारी ही शिकार बन गए। पुलिस शैतानी जोड़े से एक कदम पीछे। आनंद को दोषी महसूस हुआ। उस रात वह गांव की सड़क के किनारे अकेला बैठा जंगल की ओर शून्य में देख रहा था। उसे फिर से अपनी बीमार मां की आवाज याद आई। उसे न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ितों के चेहरे याद आए। मानसिक दबाव ने उसे लगभग तोड़ दिया था। सूर्य उसके पास आए और बगल में बैठ गए। आनंद, मेरी बात सुनो। यह शिकार थका देने वाला है, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। वे जितने लंबे समय तक भागेंगे, उतने ही घिरते जाएंगे। वे जो निशान छोड़ रहे हैं, वे और भी ज्यादा हो रहे हैं। विश्वास करो,
उनका समय लगभग समाप्त हो गया है। इन शब्दों ने उसे थोड़ी ताकत दी। आनंद ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं आगे बढ़ता रहूंगा, कमिश्नर। भले ही मुझे सब कुछ कुर्बान करना पड़े। कुछ दिनों बाद एक नई उम्मीद जगी। सीकर में एक छोटे व्यापारी ने बताया कि पट्टी बंधे हाथ वाले एक आदमी ने घाव की दवा और इंस्टेंट नूडल्स खरीदे थे। उसके साथ एक लंगड़ाती महिला थी। व्यापारी को शक हुआ क्योंकि उस आदमी ने नकद के बजाय पुराने गहनों से भुगतान किया था। इस रिपोर्ट ने टीम को तुरंत मैदान में वापस ला दिया। सभी संकेत इशारा कर रहे थे। रुद्र और सीता नियंत्रण खो रहे थे। रुद्र के हाथ का घाव उन्हें और भी स्पष्ट निशान छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। और पुलिस के लिए यह एक ऐसा मौका था जिसे गंवाया नहीं जा सकता था। सीकर में एक नम सुबह एक चौंकाने वाली खबर लेकर आई। एक छोटे व्यापारी की रिपोर्ट, जिसमें पट्टी बंधे हाथ वाले एक आदमी और एक लंगड़ाती महिला का जिक्र था, पर तुरंत कार्रवाई की गई। कमिश्नर सूर्य प्रकाश ने तुरंत पोस्ट पर एक त्वरित बैठक बुलाई। रुद्र घायल है। यह उनकी कमजोरी है। हमें इसका जल्द से जल्द फायदा उठाना चाहिए, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी, भले ही उनकी आंखें थकान से भरी थी। इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने उस दवा की दुकान की निगरानी के लिए एक गुप्त टीम का नेतृत्व किया जहां उन्हें देखा गया था। व्यापारी के बयान के अनुसार रुद्र ने पुराने गहनों से भुगतान किया था, एक साधारण नक्काशी वाली अंगूठी। जब यह पीड़ितों के परिवारों को दिखाई गई, तो इसे 3 महीने पहले लापता हुई एक महिला की संपत्ति के रूप में पहचान लिया गया। इस तथ्य ने सभी का खून खौला दिया। अब कोई संदेह नहीं था। वह जोड़ा अभी भी सक्रिय था और अगले शिकार को फांसने के लिए तैयार था। ऑपरेशन का विस्तार किया गया। अधिकारी बाजारों, टर्मिनलों और सस्ते लॉजों में फैल गए। रुद्र और सीता का नाम व्यापक रूप से प्रसारित होने लगा। उनके चेहरे दुकानों, बस स्टॉप और यहाँ तक कि गांव के बिजली के खंभों पर चिपकाए गए वांटेड पोस्टरों पर थे। नागरिकों से अनुरोध किया गया कि यदि वे उन विशेषताओं वाले किसी जोड़े को देखें तो तुरंत रिपोर्ट करें। डर सामूहिक सतर्कता में बदल गया। कई लोगों ने हर नए आने वाले पर ध्यान देना शुरू कर दिया और पुलिस के लिए यह एक बड़ा फायदा था। एक रात एक पार्किंग अटेंडेंट ने बताया कि उसने सीकर के चौक के पास एक 24 घंटे की दुकान पर पट्टी बंधे हाथ वाले एक लंबे आदमी को इंस्टेंट नूडल्स खरीदते देखा। एक लंगड़ाती महिला बाहर इंतजार कर रही थी, जो बेचैन लग रही थी। इस रिपोर्ट पर तुरंत कार्रवाई की गई। आनंद और उसकी टीम चुपचाप दुकान के आसपास फैल गई। लेकिन जब वे पहुंचे तो जोड़ा जा चुका था। केवल एक खाली नूडल का पैकेट और जमीन पर ताजे खून की एक बूंद बची थी। वे हमसे बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थे, आनंद ने फुसफुसाया। उसका जबड़ा कस गया। कमिश्नर सूर्य ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। कोई बात नहीं, वह घाव उन्हें धीमा कर देगा। देरसबेर वे भाग नहीं पाएंगे। फिर उन्होंने पहाड़ियों और जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर गश्त कड़ी करने का आदेश दिया। सभी नागरिक पहरेदारों को शामिल किया गया, जिससे एक सघन निगरानी नेटवर्क बन गया। सीकर जिला जैसे युद्ध की स्थिति में जी रहा था। जनता का दबाव और बढ़ गया। मीडिया ने हर विकास पर प्रकाश डाला। समाचारों की सुर्खियां और भी उत्तेजक हो गईं। पुलिस समय के खिलाफ दौड़ रही है। छाया हत्यारे फिर से घात में हैं। पीड़ितों के परिवारों के साथ साक्षात्कार प्रसारित किए गए। उनके आंसुओं ने समाज के गुस्से को भड़का दिया। आनंद के लिए यह सब एक आग की तरह था जिसने उसकी कसम को और प्रज्वलित कर दिया। मैं उन्हें पकड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने खुद से कहा। एक रात गुप्त टीम को एक और स्पष्ट सुराग मिला।
पुष्कर की ओर जाने वाली सड़क के किनारे एक सस्ते लॉज में मालिक ने बताया कि एक संदिग्ध जोड़ा 2 रात रुका और फिर जल्दबाजी में चला गया। वे कमरे को बिस्तर और दीवारों पर खून के धब्बों से भरा छोड़ गए। गद्दे के नीचे खून से सना हुआ एक गंदा पट्टी का कपड़ा मिला। प्रयोगशाला के परिणामों से पता चला कि उस खून का डीएनए पहले गुफा में मिले धब्बे से मेल खाता था। सभी धागे जोड़ रहे थे। अगला सुराग एक बाइक टैक्सी वाले से आया जो उस जोड़े को पूर्व की ओर रामगढ़ के पास एक गांव की ओर ले गया था। रुद्र और भी कमजोर लग रहा था। उसकी चाल लड़खड़ा रही थी, लेकिन लंगड़ाती सीता सामान्य से ज्यादा सतर्क लग रही थी। वह लगातार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो उसे एहसास हो गया हो कि पीछा बहुत करीब आ गया है। आनंद ने एक छोटी टीम का नेतृत्व किया, जो उस बाइक टैक्सी ड्राइवर द्वारा बताए गए रास्ते पर चल रही थी। एक पथरीली सड़क के किनारे उन्हें एक नई पट्टी मिली जिससे अभी भी दवा की गंध आ रही थी। आनंद ने उसे उठाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वे यहीं हैं, बहुत करीब। उसी रात पोस्ट फिर से व्यस्त हो गया। सूर्य ने जोर देकर कहा कि घेराबंदी का दायरा कसकर बंद किया जाना चाहिए। हम बहुत बार चूक चुके हैं। इस बार उन्हें जरा भी मौका मत दो। नाकेबंदी की गई। जंगल की ओर जाने वाले रास्ते पर पहरा लगाया गया। हर खाली घर की तलाशी ली गई। हर गुफा की जांच की गई। गांव के लोगों को शामिल किया गया, जो मशालें और घंटियां लेकर आए, और उन गुप्त रास्तों को बंद कर दिया जिनका वे आम तौर पर इस्तेमाल करते थे। माहौल तनावपूर्ण हो गया, मानो पूरा इलाका अंधेरे में छिपी 2 काली परछाइयों का शिकार कर रहा हो। उस घेराबंदी के बीच आनंद को एक बुरी खबर मिली। उसकी मां फिर से अस्पताल में भर्ती थी। उनकी हालत गंभीर थी। वह एक पल के लिए हिचकिचाया, अपनी मां के पास रहना चाहता था। लेकिन सूर्य ने उसे समझदारी से देखा। जाओ अगर तुम्हें जाना है, लेकिन याद रखना, इस देश को भी तुम्हारी जरूरत है। आनंद ने अपने कमिश्नर का कंधा पकड़ा। मेरी मां चाहेंगी कि मैं इसे पूरा करूं। मैं यहीं रहूंगा। इस फैसले ने उसे और भी दृढ़ बना दिया, भले ही उसका दिल टूट रहा था। रात सुबह में बदल गई। एक शांत मक्के के खेत में एक खोजी कुत्ते ने जोर से सूंघा, रस्सी को खेत के अंत में एक जर्जर झोपड़ी की ओर खींचते हुए। आनंद ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। सभी सदस्य सतर्क हो गए। हथियार तैयार थे। झोपड़ी के अंदर से एक आदमी की कर्कश खांसी की धीमी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद एक महिला की फुसफुसाहट थी। आनंद ने अपनी सांस रोक ली। वे अंदर हैं, उसने धीरे से कहा। सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन जब दरवाजा तोड़ा गया तो झोपड़ी खाली थी। केवल एक गंदा कंबल, बचा हुआ भोजन और फर्श पर ताजा खून था। वे अभी अभी गए थे, पता नहीं किस रास्ते से। आनंद ने धीरे से गाली दी, लेकिन सूर्य ने अपना हाथ उठाया। शांत रहो। हर बार जब वे भागते हैं तो उनका निशान और भी स्पष्ट हो जाता है। वह घाव जल्दी ठीक नहीं होगा। इस बार वे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। और सचमुच कुछ घंटों बाद एक किसान ने बताया कि उसने 2 आकृतियों को देवदार के जंगल की ओर लंगड़ाते हुए चलते देखा। आदमी अपने हाथ के घाव के कारण लंगड़ा रहा था। लंगड़ाती महिला उसका मार्गदर्शन कर रही थी। उनकी परछाइयां पेड़ों के बीच धुंधली थी, जैसे कोई भूत शिकार से बचने की कोशिश कर रहा हो। सूर्य ने आनंद को देखा। अब इस खेल को खत्म करने का समय आ गया है। उस रात सीकर की पहाड़ियों में देवदार का जंगल पतले कोहरे से ढका हुआ था। नम हवा गीली मिट्टी की सुगंध ला रही थी,
जबकि चांद की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर लंबी, हिलती हुई परछाइयां बना रही थी। उस खामोशी के पीछे दर्जनों पुलिस अधिकारी पहले ही घेराबंदी कर चुके थे। उनके कदम धीमे लेकिन तनाव से भरे थे। खोजी कुत्ता धीरे धीरे गुर्रा रहा था, उसकी नाक जमीन पर टपकते खून को सूंघ रही थी। कमिश्नर सूर्य प्रकाश सबसे आगे खड़े थे। उनकी पैनी नजरें अंधेरे जंगल की ओर देख रही थी। वे कमजोर हो चुके हैं। वह घाव उन्हें ज्यादा दूर नहीं भागने देगा। आज रात यह खेल खत्म हो जाएगा, उन्होंने दृढ़ता से कहा। उनके बगल में खड़े इंस्पेक्टर आनंद वर्मा ने अपने सीने में तेज धड़कन महसूस की। सभी महीने, सभी विफलताएं, सभी शिकार जो मारे गए, आज रात इसका अंत होना ही था। पेड़ों के बीच दो आकृतियां लंगड़ाते हुए चल रही थी। रुद्र का चेहरा पीला था, उसका दाहिना हाथ खून से सनी पट्टी से बंधा था। सीता लंगड़ाते हुए उसे सहारा दे रही थी, उसकी जंगली आंखें सतर्कता से भरी थी। जल्दी, रुद्र, वे जरूर पीछा कर रहे होंगे, उसने घबराहट में फुसफुसाया। रुद्र हाफ रहा था, उसकी सांसें भारी थी। मैं अभी भी चल सकता हूं। हमें यहां से निकलना होगा। उन्हें जीतने मत दो, लेकिन घेराबंदी का दायरा और भी कसता जा रहा था। दूर से ग्रामीणों की घंटियों की आवाज कुत्तों के भौंकने के साथ मिल रही थी। सीता कांपने लगी। रुद्र, हम फंस गए हैं। रुद्र ने दांत पीसे और अपने फटे हुए बैग से एक गंडासा निकाला। अगर वे हमें जिंदा पकड़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब अधिकारियों का एक समूह पास आया, तो रुद्र ने अचानक गंडासा घुमाया, पागलों की तरह चिल्लाते हुए। धातु के धातु से टकराने की आवाज सुनाई दी जब अधिकारियों के हथियारों ने उसके हमले को रोका। जंगल के बीच में एक पीछा शुरू हो गया। कमांडो की चीखें गूंज रही थी। टॉर्च की रोशनी हर दिशा में चमक रही थी। इंसानों की परछाइयां देवदार के तनों के बीच दौड़ रही थी। सीता चीखते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, जबकि रुद्र अंधाधुंध वार कर रहा था। आनंद वर्मा ने दूर से उनकी आकृतियों को देखा। वह भागा, उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसकी पिस्तौल तनी हुई थी। रुद्र, रुको, तुम अब नहीं बचोगे, वह चिल्लाया। रुद्र मुड़ा। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। एक गुर्राहट के साथ उसने गंडासा आनंद की ओर फेंका। वह हथियार उसके सिर के पास से गुजरा, एक देवदार के पेड़ से टकराकर उसे हिला दिया। आनंद लड़खड़ाया, लेकिन तुरंत फिर से निशाना साधा। लेकिन सीता ने अचानक रुद्र को खींचा, उसे एक संकरे रास्ते से चट्टान की ओर घसीटते हुए। गोलियों की आवाज जंगल में गूंज उठी। एक गोली रुद्र के पैर के पास जमीन पर लगी, जिससे वह गिर गया। सीता ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रुद्र का शरीर और भी कमजोर हो गया। अधिकारी उन्हें घेरने लगे, टॉर्च की रोशनी उन पर डाल रहे थे। सीता का चेहरा निराश लग रहा था, लेकिन वह अभी भी चुनौती देते हुए चिल्ला रही थी। पास मत आना। अगर तुम आगे बढ़े, तो मैं उसे मार दूंगी। उसने एक छोटा चाकू रुद्र की ही गर्दन पर रख दिया, मानो अपने साथी को पकड़े जाने देने के बजाय उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए तैयार हो। कमिश्नर सूर्य आगे बढ़े, उनके हाथ उठे हुए थे। सीता, मेरी बात सुनो। तुम्हारा खेल खत्म हो गया है। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अपना हथियार डाल दो। हम तुम्हारे साथ कानून के अनुसार व्यवहार करेंगे। उनकी आवाज शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थी। सीता सिसकने लगी, उसका शरीर कांप रहा था। रुद्र कराह रहा था, उसकी आंखें धुंधली थीं। नहीं,
उन्हें जीतने मत दो, उसने कमजोर आवाज में फुसफुसाया। अचानक सीता ने रुद्र के शरीर को आगे धकेला और खुद भागने की कोशिश की। आनंद ने तेजी से प्रतिक्रिया की, कूदकर उसका पीछा किया। वे जमीन पर भिड़ गए। सीता के हाथ में छोटा चाकू लगभग आनंद की गर्दन में घुसने वाला था। पूरी ताकत से आनंद ने उसकी कलाई मरोड़ दी। चाकू छूट गया और गीली जमीन पर चमकते हुए गिर गया। सीता जोर जोर से चीखने लगी, लेकिन अंत में दूसरे अधिकारियों द्वारा पकड़ ली गई। रुद्र अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था, भले ही उसकी पट्टी से खून बहता रहा। एक आखिरी चीख के साथ वह चट्टान की ओर लड़खड़ाते हुए भागा, लेकिन गंभीर घाव ने उसके कदमों को अस्थिर कर दिया। ठीक जब वह कूदने वाला था, हवा में एक चेतावनी की गोली चलाई गई। रुद्र का शरीर लड़खड़ाया और फिर जमीन पर गिर गया, अब हिलने में असमर्थ। अधिकारियों ने तुरंत उसे हथकड़ी लगा दी। जबकि आनंद हांफते हुए खड़ा था, उसके चेहरे पर पसीना और धूल मिली हुई थी। उस गहमागहमी के बाद देवदार का जंगल फिर से शांत हो गया। सीता बंधी हुई छटपटा रही थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा था। रुद्र कमजोर पड़ा था, उसकी खाली आंखें कोहरे से ढके आसमान को देख रही थी। सूर्य ने एक लंबी सांस ली। खत्म हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। लेकिन वह जानते थे कि यह अगले अध्याय की सिर्फ शुरुआत थी, उन सभी भयावहताओं को उजागर करना जो उन्होंने कभी की थी। आनंद ने उस जोड़े को गुस्से और राहत के मिलेजुले भाव से देखा। निशा और अन्य पीड़ितों के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए। वह लंबी रात आखिरकार खत्म हो गई थी, और पहली बार उसे लगा कि वह उस न्याय के सचमुच करीब है जिसका वह इतने समय से पीछा कर रहा था। पूछताछ जयपुर में पुलिस मुख्यालय में शुरू हुई। देवदार के जंगल में गिरफ्तारी की रात अभी भी सभी के जहन में ताजा थी। लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ था। रुद्र और सीता अब हिरासत कक्ष में बैठे थे। हाथ हथकड़ी में, चेहरे मैले और शरीर घावों से भरा हुआ। रुद्र का चेहरा पीला था, आंखें खाली थी, लेकिन अभी भी गुस्से की चिंगारी थी। सीता, इसके विपरीत, कमजोर लग रही थी, लगातार रो रही थी, लेकिन कभी-कभी उसकी नजरें तीखी और नफरत से भरी हो जाती थी। कमिश्नर सूर्य प्रकाश दृढ़ कदमों से पूछताछ कक्ष में दाखिल हुए। उन्होंने एक मोटी फाइल मेज पर रखी और फिर रुद्र को तीखी नजर से देखा। केले के बागान में 13 शव, बनास नदी में निशा, लापता लॉज की लड़की, सभी सुराग तुम्हारी ओर इशारा करते हैं। बताओ, तुम्हारे शिकार वास्तव में कितने हैं? रुद्र लंबे समय तक चुप रहा, केवल उसकी भारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। आनंद वर्मा, जो साथ में था, लगभग खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। लेकिन सूर्य ने उसे धैर्य रखने का संकेत दिया। लंबे घंटे बीत गए। रुद्र लगातार इनकार करता रहा, यह कहते हुए कि सभी आरोप केवल मनगढ़ंत थे। लेकिन एक के बाद एक सबूत दिखाए गए, पीड़ितों के गहने, हथियारों पर उंगलियों के निशान, डीएनए से मेल खाता खून, और उन्हें घूमते हुए देखने वाले गवाहों के बयान। अंत में उस कठोर चेहरे पर दरारें पड़ने लगी। रुद्र ने दांत पीसे और फिर धीरे से कबूल किया। हाँ, यह हम थे। हमने यह सब किया। क्या तुम्हें लगता है कि यह दुनिया हमारे साथ निष्पक्ष थी? किसी ने परवाह नहीं की जब हम भूखे थे, जब हमें बाहर निकाल दिया गया था। इसलिए हमने वह लिया जो हम चाहते थे। पूछताछ कक्ष का माहौल जम गया। सीता, जो तब से रो रही थी, अचानक चिल्लाई, मुझे दोष मत दो। यह सब रुद्र का विचार था। मैं तो बस साथ थी क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था। उसने मुझे महिलाओं को उस बागान में फुसलाने के लिए कहा,
लेकिन फिर अपने आंसुओं के बीच उसने कबूल किया कि उसने भी निगरानी में भाग लिया था, शवों को दफनाने में मदद की थी और कभी-कभी पीड़ितों को बांधने में भी मदद की थी। इन शब्दों ने वहां मौजूद सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। आनंद ने उन्हें भीगी आंखों से देखा। उसे निशा का चेहरा, उसका लाल दुपट्टा और न्याय की प्रतीक्षा कर रहे पीड़ित परिवारों की याद आई। तुमने निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? कांपती हुई आवाज में पूछा। रुद्र ने केवल घूरकर देखा और फिर हल्की सी मुस्कान दी। पछतावा? हम तो बहुत पहले ही मर चुके थे। यह तो बस हमारे जीवित रहने का एक तरीका था। यह कबूलनामा पूरी तरह से दर्ज किया गया। मामले की फाइल जल्दी से तैयार की गई क्योंकि सबूत बहुत मजबूत थे। मीडिया ने हर विकास पर प्रकाश डाला। बड़ी सुर्खियां छपीं। रामगढ़ के हत्यारे जोड़े को पकड़ा गया। भयानक कबूलनामा सामने आया। ग्रामीण यह सुनिश्चित करने के लिए पोस्ट पर उमड़ पड़े कि खबर सच थी। पीड़ित परिवारों के आंसू बह निकले जब उनके प्रियजनों के गहने और सामान सबूत के तौर पर लौटाए गए। कानूनी प्रक्रिया तेजी से चली। अभियोजक ने कई आरोपों के साथ एक अभियोग तैयार किया। सुनियोजित हत्या, बलात्कार, चोरी और सबूतों को नष्ट करना। सभी में मौत की सजा का खतरा था। गांव में लोग चाय की दुकानों पर टीवी पर खबरें देख रहे थे। हर विवरण चर्चा का विषय बन गया। आखिरकार वे पकड़े गए। लेकिन वे इतने लंबे समय तक कैसे बचते रहे? एक बूढ़े आदमी ने अविश्वास में सिर हिलाते हुए पूछा। इस बीच आनंद अभी भी अपनी व्यक्तिगत दुविधा से जूझ रहा था। उसकी मां अभी भी अस्पताल में थी। उनकी हालत ऊपर नीचे हो रही थी। पहली सुनवाई से एक रात पहले वह अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा था। मां, मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। वे पकड़े जा चुके हैं। बस न्याय होने का इंतजार है। मां ने उसे एक कमजोर मुस्कान के साथ देखा। बेटा, नफरत को तुम पर हावी मत होने देना। न्याय बदला नहीं है, बल्कि दुनिया को थोड़ा और सुरक्षित बनाना है। ये शब्द आनंद के दिल में बस गए, जिससे उसे नई ताकत मिली। आखिरकार सीकर जिला न्यायालय में सुनवाई का दिन आ गया। सैकड़ों लोग प्रांगण में जमा थे। कुछ पीड़ित परिवारों में से थे, कुछ सिर्फ उत्सुक नागरिक थे। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी। अदालत कक्ष में रुद्र और सीता को हथकड़ी लगाकर लाया गया। उनके चेहरे पीले थे, आंखें धुंधली थीं, लेकिन उनकी नजरें अभी भी चुनौती से भरी थीं। जब अभियोग पढ़ा गया तो कमरा शांत हो गया। उनके अपराधों के बारे में अभियोजक का हर शब्द वहां मौजूद सभी के दिलों को चाकू की तरह चुभ रहा था। एक पीड़िता की मां खड़ी हुई, उसकी आवाज आंसुओं से टूट गई। मेरे बच्चे को वापस लाओ। तुम कितने बेरहम हो। उसकी कहानी ने माहौल को और भी भावुक बना दिया। न्यायाधीश ने व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा, लेकिन आंसू नहीं रोके जा सके। सूर्य गवाह के कटघरे में बैठे और विस्तार से बताया कि जांच कैसे चली, कैसे वह जोड़ा बार बार बच निकला और अंत में उन्हें कैसे पकड़ा गया। उनके शब्द दृढ़ और अधिकारपूर्ण थे, जिससे सब लोग चुप हो गए। आनंद को भी गवाही देने के लिए कहा गया। वह कांपती हुई आवाज में खड़ा हुआ और बताया कि कैसे उसने निशा का लाल दुपट्टा पाया, कैसे उसने अन्य पीड़ितों को देखा और कैसे उस लंबे शिकार ने उसके धैर्य की परीक्षा ली। मैं बस निशा के लिए, सभी पीड़ितों के लिए और उन परिवारों के लिए न्याय चाहता हूँ, जिन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, उसने धीरे से कहा। अदालत कक्ष में कुछ लोग यह सुनकर रो पड़े। अभियोजक ने रुद्र और सीता के लिए मौत की सजा की मांग के साथ अपनी बात समाप्त की। कमरे में कोलाहल मच गया। कुछ ने सहमति में चिल्लाया, कुछ ने मन ही मन प्रार्थना की।
न्यायाधीश ने अंतिम फैसले के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। सब जानते थे कि इस अंधेरी कहानी का अंत बस समय की बात है। इमारत के बाहर शाम का सूरज सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। आनंद अदालत की सीढ़ियों पर खड़ा होकर आसमान को देख रहा था। अपने दिल में वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन वह यह भी जानता था कि न्याय की ओर एक बड़ा कदम उठाया जा चुका है। खून और आतंक से भरी लंबी रात अब लगभग खत्म हो चुकी थी और न्याय की सुबह की रोशनी सड़क के अंत में दिखाई देने लगी थी। फैसले का दिन आ गया। सीकर जिला न्यायालय सुबह से ही खचाखच भरा हुआ था। सैकड़ों नागरिक आए थे, कुछ पीड़ितों की तस्वीरें लेकर, कुछ सिर्फ उस अंधेरी कहानी का अंत देखने के लिए जिसने लगभग 2 वर्षों तक सीकर को आतंकित किया था। माहौल तनावपूर्ण था। गर्म हवा पसीने और तनाव की गंध के साथ मिली हुई थी। पुलिस ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की थी कि कोई अशांति न हो। रुद्र और सीता को हथकड़ी लगाकर लाया गया। उनके चेहरे पीले थे, कदम लड़खड़ा रहे थे और खाली आंखें फर्श पर टिकी थीं। लेकिन कभी-कभी रुद्र की नज़र में अभी भी गुस्से की बची हुई चिंगारी चमक उठती थी। सीता और भी कमजोर लग रही थी, उसका चेहरा आंसुओं से सूजा हुआ था। वे अभियुक्तों की कुर्सी पर बैठ गए, जबकि पीड़ित परिवार आगंतुकों की बेंच से नफरत से देख रहे थे। न्यायाधीश ने हथौड़ा खटखटाया। सुनवाई शुरू हुई। अभियोजक की आवाज फिर से गूंजी, सभी आरोपों को दोहराते हुए, सुनियोजित हत्या, बलात्कार, चोरी और सबूतों को नष्ट करना। एक के बाद एक सबूत फिर से दिखाए गए। गवाहों ने अपनी कहानियां दोहराईं। हर शब्द पीड़ित परिवारों के लिए फिर से खुले घाव जैसा महसूस हो रहा था। कई बार रोने की आवाजें सुनाई दी, खासकर जब पीड़ितों का सामान दिखाया गया। जब बचाव पक्ष की बारी आई, तो रुद्र बस चुप रहा। उसने बात करने से इनकार कर दिया, केवल अपने जबड़े को भींचते हुए सिर झुकाए रखा। सीता ने विनती करने की कोशिश की, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं तो बस साथ थी। मैं इतनी मजबूत नहीं हूं। कृपया मुझे एक मौका दें। लेकिन उसके वाक्य आगंतुकों की चीखों में डूब गए। तुम हत्यारे हो। तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं है। न्यायाधीश ने हथौड़ा जोर से खटखटाया, माहौल को शांत करते हुए। अंत में वह क्षण आया जिसका इंतजार था, फैसला। न्यायाधीश खड़े हुए, उनकी आवाज दृढ़ और स्पष्ट थी। न्याय के नाम पर, सभी सबूतों और बयानों पर विचार करने के बाद, अदालत अभियुक्त रुद्र और अभियुक्त सीता को मौत की सजा सुनाती है। माहौल में एक विस्फोट हुआ। पीड़ित परिवारों के आंसू राहत की चीखों के साथ मिल गए। कुछ लोग गले लग गए। उनके आंसू न्याय के आंसू थे जो आखिरकार मिला था। रुद्र चुप रहा, उसका चेहरा भावहीन था। सीता दहाड़ मारकर रोने लगी, उसका शरीर कुर्सी पर गिर गया। पुलिस ने तुरंत उन्हें बाहर निकाल लिया। समाज के लिए यह फैसला एक बुरे सपने का अंत था, लेकिन पीड़ित परिवारों के लिए घाव अभी भी बना हुआ था, भले ही थोड़ा भर गया हो। अदालत के बाहर सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। उसकी किरणें पेड़ों से छनकर गर्मजोशी से आ रही थी। कमिश्नर सूर्य प्रकाश इंस्पेक्टर आनंद वर्मा के साथ खड़े थे, धीरे धीरे बिखरती भीड़ को देख रहे थे। आखिरकार खत्म हो गया, सूर्य ने धीमी आवाज में कहा। आनंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी भीगी हुई थी। उनके लिए खत्म हो गया, लेकिन उन लोगों के दिलों के लिए नहीं जिन्होंने अपनों को खोया है। हमारा काम यह सुनिश्चित करना है कि ऐसा दोबारा न हो। सूर्य ने अपने अधीनस्थ के कंधे पर थपथपाया। न्याय अक्सर देर से आता है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि न्याय आता है।
याद रखना आनंद, हमारा काम सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उन लोगों को भी उम्मीद देना है जो लगभग उम्मीद खो चुके हैं। ये शब्द आनंद के दिल में गूंज उठे, कानून के रक्षक के रूप में उसके कदमों को और मजबूत करते हुए। कुछ हफ्तों के बाद सीकर धीरे धीरे सामान्य हो गया। केले का बागान जहां 13 शव मिले थे, उसे पूरी तरह से काट दिया गया और उसकी जगह नए पौधे लगा दिए गए। नागरिकों ने भूलने की कोशिश की, भले ही वह काली परछाई उनकी यादों में जीवित रही। घरों में रुद्र और सीता की कहानी अभी भी सुनाई जाती थी, केवल एक डरावनी कहानी के रूप में नहीं, बल्कि लापरवाही के खतरों और शांति और आपदा के बीच की पतली रेखा के बारे में एक चेतावनी के रूप में। इंस्पेक्टर आनंद अक्सर पीड़ित परिवारों के घर जाता था, बस बैठकर उनकी कहानियां सुनता या छोटे-मोटे कामों में मदद करता। उसे लगा कि यह उसके द्वारा किए गए वादे का एक हिस्सा है, थोड़ी सी सुरक्षा की भावना वापस लाना। उसकी मां आखिरकार धीरे-धीरे ठीक हो गई, भले ही अभी भी कमजोर थी। एक शाम उन्होंने आनंद से कहा, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने सिर्फ अपराधियों का पीछा नहीं किया, बल्कि लोगों के दिलों की भी रक्षा की। आनंद मुस्कुराया, उसका दिल हल्का महसूस हुआ। यह कहानी एक कड़वे सबक के साथ समाप्त होती है। अपराध साधारण चेहरों के पीछे, एक शांत गांव में, एक सुनसान खेत में छिप सकता है। लेकिन जब तक ऐसे लोग हैं जो खड़े होने की हिम्मत करते हैं, जो सच्चाई के लिए बलिदान देने को तैयार हैं, न्याय हमेशा अपना रास्ता खोज लेगा। सीकर कभी भी पूरी तरह से नहीं भूलेगा, लेकिन उस घाव से एक नई सतर्कता और एकता की एक मजबूत भावना का जन्म हुआ। और इस कहानी के दर्शकों के लिए, आइए हम इससे सबक लें। कभी लापरवाह न हों, अपने परिवार की रक्षा करें, अजनबियों से सावधान रहें और विश्वास करें कि चाहे अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों न हो, सच्चाई की रोशनी हमेशा जीतेगी। अगर आपने इस कहानी से कुछ महसूस किया है, तो एक टिप्पणी छोड़ें, अपने विचार साझा करें, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि अन्य कहानियां हम एक साथ साझा करना जारी रख सकें।